हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य एचडी रिएक्शन पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ को बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा ताकि हर बच्चा को समझ में आए। मैथ सभी को बहुत ही मुश्किल विषय लगता है, लेकिन अगर आप मेरा यह वीडियो जो कि 20 से 25 क्लास होगा उससे आप देख लीजिएगा तब आपको मैथ में इंटरेस्ट जग जाएगा और आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। और इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कोचिंग में भी नहीं बताया जाएगा और यूट्यूब पर आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। और विथ PDF आपका PDF भी यहाँ पे दिया जाएगा। और जिस भाई बंधु को डर लगता है मैथ से वो हमारे चैनल को ज्वाइन करे। आपको यहाँ मैथ बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। तो इसको शुरू से करने से पहले बता दें कि जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको सारी वीडियो का अपडेट मिलता रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यह क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 7th में रहते हैं, 8 में रहते हैं, 9th तक चले जाते हैं। उनको नंबर सिस्टम का बेसिक भी पता नहीं रहता है, उनको पता नहीं रहता है कि प्रकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। इसलिए यहाँ पे आपको जीरो से बताया जाएगा, यानी कि जीरो क्या होता है, 1 क्या होता है। आपको अंक से स्टार्ट करके डायरेक्ट जहाँ से मैथ की शुरुआत होती है वहाँ से आपको बताया जाएगा और आपको हाई लेवल तक आप देखते ही क्वेश्चन बनाइएगा, आंसर बोल दीजिएगा, उस लेवल तक आपको बताया जाएगा। इसको शुरू करते हैं। देखिए आपको इसमें ये आपको अगर आप नहीं देखिएगा तो आपको समझिए कि आपको मैथ कभी समझ नहीं आएगा, ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आएगा मैथ, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से इसमें बता रहे हैं। देखिए ये हमारा बैच है, रोज़ की रोज़ आपको 1 घंटा का एक वीडियो मिलेगा, 25 से 30 वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको मैथ में आपको समझिए कि हीरो बन जाइएगा। देखिए और इसको भी ना यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख दिए हैं कि ये देखिए ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बिना मैथ को कोई सीख ही नहीं सकता है। देखिए इसके बिना मैथ कोई सीख ही नहीं सकता है, यानी कि मैथ सीखना असंभव है। यहाँ पे आपको ट्रिक ही बताया जाएगा पूरा ट्रिक के साथ, और जो तो टेक्निक होता है कैसे याद रखे मैथ के फॉर्मूलाओं को, और उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप इसको ज़रूर देखें और अपने छोटे भाई बहनों को भी इसमें ज़रूर जोड़ें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और आपको इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पे पूरा आपको वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। इसको शुरू करते हैं। देखिए आपको बोले थे ना बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। देखिए इसका नाम रखे हम बेसिक मैथमेटिक्स, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल, जिसको जो 3 क्लास से लेकर और 10 क्लास के लिए है। कोई भी बच्चा देख सकता है इसको मैथ पढ़ना जिसको सीखना है, और ये बहुत ही आसान तरीका में बताएंगे। और किसी को भी अगर समझ में ना आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या की शुरुआत जो होता है पहले तो अंक से होता है। संख्या अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या क्या होता है, संख्या हम क्यों लेते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं, पहले अंक क्या होता है। मैथ पढ़ने से पहले आपको अंक के बारे में पता होना चाहिए कि अंक होता क्या है। किसी भी नंबर को या किसी भी वही मैथमेटिकल टर्म को लिखते कैसे हैं। तो देखिए अंक को अंग्रेजी में डिजिट बोला जाता है। देखिए अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। और अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। गिन लीजिए 1, 2, 1 से 9 तक तो 9 हो गया, और एक जीरो लेकर 10 होती है। यानी कि अंक के बारे में आपको इतना ही पता करना है, जानना है कि अंक 10 होते हैं, इसमें जीरो भी शामिल होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी को अंक कहते हैं। यह बेसिक है, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट में है संख्या कि संख्या क्या होती है। नंबर, संख्या को नंबर कहा जाता है अंग्रेजी में। देखिए अंकों के संयोग यानी कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 13, जब भी एक से अधिक अंक को मिला दीजिएगा, यानी कि 2, 3, 5, 7, 54, 32, 13 इस टाइप का नंबर जो हो गया। देखिए
आपको अंक जब बना दो एक से अधिक अंक को मिला दीजिएगा ना, तो इसको संख्या बोलते हैं, यानी कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ये आपको हो गया। किसी भी संख्या को लिखने के लिए पहले अंक के बारे में पता होना आवश्यक है, बिना अंक के संख्या नहीं लिखा जा सकती है। देखिए संख्या संबंधी संख्या के कुछ गुण होते हैं। देखिए आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है परीक्षा में भी, और आपको एक किताब में भी दिया हुआ है। देखिए संख्या संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, कुछ फैक्ट है, देखिए जो आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ दे कि अगर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आपको बताना है 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 0 को नहीं लेते हैं, 1 होती है। वही अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर लेना है, एक अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या लेना है तो क्या होती है, 9 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है तो वो 10 होता है, 10 होता है। वैसे ही अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है अगर, तो 99 होती है। 3 अंकों की अगर सबसे छोटी संख्या लेनी है तो आपको 100 होता है, यानी कि 1 पर 2 को 0। और अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर लेनी है तो 3 को 9 होता है। इससे अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो देखिए जितने अंकों की कहता है संख्या लेने के लिए तो उतना ही 9 होता है। बड़ी अंक के लिए तो उतना 9 लिखते हैं, और छोटी अंक कहता है तो उसे 1 लिखते हैं, और उससे 1 कम 0 लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिखे हैं, 3 अंक का है, और 2 0 लिखे हैं, यानी कि 1 कम 0। इससे हम इस पर नोट कर सकते हैं, इसको देख के ऑब्जर्वेशन लगाकर गौर से अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि देखिए अगर किसी भी अंक तक की संख्या छोटी संख्या निकालने के लिए, जैसे कोई कह दिया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो उसके लिए आपको 1 पर, देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 पर वांछित अंक, यानी कि जितना अंक आपको निकालना है उससे 1 कम 0 लिखना है, यानी कि उससे 1 कम 0 लिख देना है। कोई कह दे अगर कि 5 अंकों की, कोई कहते हैं आपको अगर कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आपको 1 लिखना है और उससे 1 कम 0। अगर 5 अंक आ रहा है तो 4 को 0 लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 4 को 0 है, तो 1 पर 4 0 लिख देना है। यही आपको 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। या एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लिखना है और 0 लगा कर आपको 5 अंक पुराना है। देखिए 2 2 4 1 5 अंक पुर गया। आपको इस तरह से सोच सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ध्यान रखिएगा, एक तरीके 72 तरीके से आप भूल जाइएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखिए, ये आपको नोट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये आपको अधिकतर क्वेश्चन पूछ जाता है कि किसी भी अंक तक की संख्या निकालना चाहिए। कोई पूछ जाए कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताइएगा कि 1 पर 5 को 0। अब नेक्स्ट है, कहेगा कि उसी भी अंक तक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि किसी भी अंक तक की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। आपको कोई कह दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपको लिखना है 3 को 9। 10 अंकों की क्या होती है, तो 10 को 9। 1000 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 1000 को 9 को लिखना है। देखिए जितने भी अंक यहाँ पे देखिए, जितने भी अंक तक की कहे उतनी बार 9 को लिख दें। जैसे एग्जाम्पल में आपको देख लीजिए, यहाँ पे बताए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो आपको क्या बताए हैं, उतना ही 9 लिखना है, यानी कि 4 को 9 आप यहाँ पे लिख दीजिए। वैसे कहेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 6 को 9। ये बहुत ही आसान है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार तो आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। जैसे कोई कह देगा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, बन सकती है, तो आपको क्या करना है, 9 पर, यानी कि 9 लिखना है पहले, 9 पर n-1 शून्य लिखना है, यानी कि उससे 1 कम 0 लिखना है। अगर कोई पूछ दे कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो आपको 9 लिखना है और उससे 1 कम, यानी कि 6 को 0 लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दिए हैं। देखिए कह रहे कि यहाँ पे 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या पता है कि 9 लिखना है और उस पर 1 कम 0 लिखना है, यानी कि 3 है यहाँ पर, यानी कि 2 को 0 लिख देना है। आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। या इसको एक ऐसे भी बना सकते हैं कि जितने भी अंक का है ना, जैसे 3 अंक कह रहा था, 3 को 9 लिखेंगे, पहले 3 को 9 लिखेंगे और उसके बाद उससे 1 कम 9 लिखेंगे, यानी कि 2 को 9 लिखेंगे, उसको दोनों को घटा देंगे, तो आंसर दोनों सेम ही आता है। लेकिन आपको डायरेक्ट ये वाला याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में आंसर आ जाता है, तो आपको ध्यान से याद रखना है। और इसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, देखिए जैसे आपको पूछा, कोई कह दे
कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की बड़ी संख्या अगर पूछ दे आपको क्या लिखना है। बड़ी संख्या के लिए क्या जानते हैं हम लोग, बड़ी संख्या अगर कहा, जिसका आपको ध्यान रखना है, बड़ी संख्या कर रहा है कि छोटी संख्या कर रहा है। बड़ी संख्या करने के लिए आपको उतने ही 9 लिखना है। 5 गुना हो गया, ये क्या 6 गुना हो गया। और अगर छोटी संख्या कह दे, 6 अंकों की छोटी संख्या अगर कह दे, आपको क्या करना है, एक पर एक कम जीरो, जैसे 6 है तो 5 को जीरो लिखना है आपको। 2 2 4 सॉरी, हाँ अब 6 अंक है ना, तो 2 2 4 1 5 को जीरो, यह आपका आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखिएगा, इस पर आपको क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसको। देखिए अब नेक्स्ट है, देखिए संख्या का कुछ गुण होता है। देखिए आपको कुछ संख्या की प्रॉपर्टी बता रहे थे, तो देखिए संख्या की कुछ प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि यहाँ पे चौथा नंबर प्रॉपर्टी है, ये 4th नंबर प्रॉपर्टी है कि देखिए किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है। ये आपको प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, जैसे कि ले लिए अगर कोई भी नंबर अगर ले लिए, बड़का सा नंबर ले लिए, और इसको अगर 0 से गुणा कीजिएगा ना, इसका वैल्यू 0 ही आता है। ये आपको इसमें बताया जा रहा है। इसमें आपको यही कह रहा है, आप कितना ही बड़ा संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसको 0 से गुणा कीजिएगा ना, तो उसका आंसर जो होगा वो 0 ही आएगा। ये बहुत ही सिंपल है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी अंक या संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर, यानी कि किसी भी संख्या को अगर कोई संख्या वो शून्य से भाग दीजिएगा ना, मान लीजिए कोई संख्या a है, इसको अगर 0 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए किसी भी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत आता है, इसको अनंत पढ़ा जाता है। ये जो है लिखा हुआ है, इसको सॉरी यहाँ पर नहीं लिखते हैं, उसको भागफल जो होता है ना अनंत आता है। जैसे 1/0 है ना, तो देखिए आपको बताए थे कि कोई भी संख्या है, अगर a मान लिए, इसका भट्टा में अगर 0 कीजिएगा ना, इसका वैल्यू नहीं है, यह एक सिंबल है, यह एक चिन्ह है, ये कोई नंबर नहीं है, यह एक चिन्ह है, सिंबल है, ये चिन्ह है। इसको अनंत पढ़ा जाता है, अनंत या अनिश्चित, हिंदी में अनिश्चित भी कहा जाता है, अनिश्चित हो गया। अंग्रेजी में इन्फिनिटी भी बोला जाता है इसको, इन्फिनिटी, या अनडिफाइंड भी बोला जाता है, सब अनडिफाइंड बोला जाता है, या अपरिमित भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको सिंबल है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे चल के ये बहुत इसको ध्यान रखना होगा कि इसको इन्फिनिटी बोला जाता है, अनडिफाइंड, अनंत, अनिश्चित, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये ध्यान रखिएगा, अनिश्चित, अनंत इसको या अनिश्चित भी बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिए, 50 ले लीजिए, अगर उसको 0 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 50 के अगर 50/0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू, यानी कि नीचे में 0 अगर, यानी कि ये हर होता है, इसको हर बोला जाता है। हर अगर 0 आ गया, इसका मतलब इन्फिनिटी, कोई मतलब नहीं इसका, अनिश्चित है, ये एक सिंबल है। इसको जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं 1/0 किए, इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे अगर 9/0 लिख दिए तो 9/0 यानी कि इन्फिनिटी हो गया, इसको अनंत पढ़ा जाता है। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये तो सब जानते हैं। कोई भी संख्या अगर लीजिए 54, उसमें अगर 1 से गुना कीजिएगा 54 होता है। जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, 2 एका 2, यानी कि 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। 10 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। अगर 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 आएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी था जो इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर समझना चाहते हैं ईमानदारी से, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा आप कन्फ्यूज रहिएगा कि हमको कुछ आता नहीं है। लेकिन ये आपको सीरीज आपको एकदम 0 से स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे कोई भी अगर लगता है कि हमको मैथ नहीं समझ में आएगा, कभी भी उसको भी समझ में आएगा। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़े, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई संख्या अगर मान लीजिए 2 है, अगर 2 में 1 से भाग दीजिएगा, जैसे कि कोई संख्या मान लीजिए अगर 8 है,
इसको अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 8 सॉरी ये 8 कैसे 8 ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे 2/1 है, 2 में 1 से भाग दिए तो 2 आया, 7 में 1 से भाग दिए तो 7 ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग दीजिएगा तो वैल्यू वही संख्या आती है। यानी गुना किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिए या भाग कीजिए, वैल्यू वही आता है, इसका गुणनफल या भागफल वही नंबर आता है, सेम नंबर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए योग आपको क्वेश्चन दो तरफ से पूछा जा सकता है कि योग का मतलब होता है योग या योगफल। देखिए जैसे देखिए आपको अगर पूछे कि योग मतलब क्या होता है तो योग या योगफल, अगर योग या योगफल लिखा रहेगा ना तो इसका मतलब समझिए कि जोड़ है, यानी कि आपको सिंपली ऐड करना है। जैसे कह रहे कोई नंबर दे दिया, 2-4 को नंबर दे देगा, अगर है कि योग निकाले, इससे कोई नंबर आपको दे दिया, ये देखिए 21 जोड़ 3 सॉरी यहाँ पे 21 32 लिख दिया, 54 लिख दिया और कहे कि इसका योग निकालें। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली सबका जोड़ कर देना है, यानी कि योग मतलब जोड़ होता है। इसका मतलब योग मतलब जोड़ होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए आप इसको एक बार में समझ लीजिएगा। योग मतलब योग या योगफल मतलब जोड़। और वहीं पे अगर कह दे कि अंतर, अगर ये अंतर कह दे आपको, अगर अंतर निकालना है आपको, कह दे कि अंतर बताए, अगर ये अंतर कह दे तो अंतर मतलब होता है घटाव, यानी कि घटाव करना है। और अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटता है, यानी कि छोटी से बड़ी घटा दीजिएगा। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अंतर हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या होता है, घटता है। देखिए आपको क्वेश्चन एक तरह से ले लिए आपको, देखिए इसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ले लिए समझने के लिए। देखिए योगफल अंतर क्या होता है, देखिए कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल तथा अंतर ज्ञात करें। तो हम थोड़ी देर पहले ही बताए आपको पीछे में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम बताते हैं कि जितनी अगर बड़ी संख्या कह दे, अगर आपको बड़ी संख्या पूछे तो आपको उतनी ही 9 लिखना है, यानी कि 4 को 9 लिख दिए, आपको 4 को 9 लिख दिए। और हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 पर 3 को 0, ये आपको बताया है ऊपर। इसलिए आपको पता है कि जो भी बता रहे इस पर सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिए इसको और अपने ध्यान में रखिए। तो देखिए अगर योगफल, देखिए कह रहा है योगफल निकालने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कह रहा है योगफल निकालने के लिए, योगफल क्या हो जाएगा, यानी कि योगफल मतलब जोड़ होता है। ये दोनों को हम जोड़ दिए तो 4 को 9 है, 1000 है, इसको जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 10,999 आ गया, यानी कि आपका आंसर हो गया। अगर अंतर पूछे तो अंतर बड़ी संख्या माना छोटी संख्या होता है, यहाँ पे बड़ी संख्या 4 को 9 है और छोटी संख्या 1000 है, और घटा दिए तो 8,999 आ गया, आपका आंसर हो गया। आपको इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, आपको और भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपको समझने के लिए एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं इसलिए। और बाद में आपको होमवर्क में दिया जाएगा जहाँ से आप लोग क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे आपको कह दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको अंतर मतलब समझिए घटा होता है। और 3 अंक है या 30 अंक है या 50 अंक है, आपको तो बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखने आ ही गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। आपको ऊपर बताए थे कि आपको जब भी पूछे इस टाइप का क्वेश्चन आए, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपसे पूछे कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, यानी कि n बराबर 5, 10, 50, 1000 भी हो सकती है, उसको कोई मतलब नहीं है। आपको कुल कितनी संख्या पूछेगा तो आपको 9 लिखना है और उससे एक कम 0 लिखना है, जितने अंक पूछे उससे एक कम 0 लिख देना है, यानी कि 9 लिखिए। आपको क्या 5 अंक पूछ रहा है, यहाँ पे 4 को 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको बताया था एक तरीका है कि 4 को 9 लिख, 5 अंक पूछ रहा है यानी कि 5 को 9 लिखना है, उसके बाद उससे एक कम 9 लिखना है, 4 को 9, उसके बाद घटा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आपका ज़्यादा सेटेबल रहेगा क्योंकि एक लाइन में आंसर आ रहा है इससे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर मैथ सीखना चाहते हैं, वास्तव में अगर मैथ में आपको इंटरेस्ट नहीं भी है तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा ये वीडियो देखने के बाद। और इतना आसानी तरीके से बता रहे हैं कि बच्चा भी समझ जाएगा। और इसीलिए आपको यहाँ पे लिखे हैं थंबनेल में कि आपको यह 3 से लेकर 10 क्लास तक के बच्चा देख सकता है, क्योंकि यह जनरल मैथ है, बेसिक मैथ है, क्योंकि हर किसी को आना चाहिए। अब इसके बिना मैथ कोई
दावा के साथ कह सकता हूँ कोई सीख ही नहीं सकता है, सीखना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपको बहुत ही मैथ समझने में मदद करेगी। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है संख्या रेखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संख्या रेखा। दुनिया में जितने भी संख्या है, जितने भी संख्या हम पढ़ेंगे या पढ़े हैं, उस सबको संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है। संख्या रेखा का अंग्रेजी में होता है नंबर लाइन, यानी कि एक संख्या रेखा होता है, आपको एक संख्या रेखा होता है, इसमें इसको बीच वाले को जीरो बोला जाता है। और इसमें हम जितना भी संख्या हम पढ़ते हैं ना, आज तक पढ़े हैं या पढ़ेंगे, सारा संख्या को इसी पर दिखाया जाता है, इसी पर देखा जा सकता है। इसलिए संख्या रेखा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जीरो जो होता है ना, मिडिल पॉइंट होता है, इसको मिड पॉइंट मूल बिंदु इसको बोला जाता है। इसको इधर दायां साइड होगा ना, दायां साइड होगा, इसको प्लस में बोला जाता है, धनात्मक बोला जाता है। और इस साइड से अगर बायां साइड जाइएगा तो इसको ऋणात्मक संख्या बोला जाता है, यानी कि माइनस साइन वाला जो होता है वो जीरो के बाएं तरफ होता है। और धनात्मक संख्या होती है, यानी कि जो प्लस वाला होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, वह जीरो के राइट साइड में होता है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए संख्या रेखा नंबर लाइन, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए मिडिल पॉइंट हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, मूल बिंदु यहाँ पे जीरो हो गया, ओरिजिन। और इससे दाएं तरफ देखिए ये आपका बाउंड्री लाइन हो गया। इससे अगर दाएं तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है, जिसको 1 2 3 4 5 3/4 5/6, यानी कि इधर जो आएगा ना, अगर इधर जरूरी नहीं कि नंबर ये पूर्णांक ही है, ये इसको आगे बताएंगे कि पूर्णांक कहते हैं। +4/5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, यानी कि इधर जो इस साइड आएगा ना वो सब प्लस वाला आएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि जितना भी संख्या पढ़ेंगे आप या पढ़े हैं वो सब प्लस साइन के साथ जीरो के दाएं तरफ वाला को आएगा। यानी कि दाएं तरफ जो भी आता है ना, यानी कि जीरो के दाएं तरफ जो भी आता है उसको धनात्मक संख्या कहा जाता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर, यानी कि उसको प्लस साइन लेता है। देखिए यहाँ पे जितना भी अंक है सब में प्लस साइन है। या देखिए एक बात बता देते हैं, अगर 3 लिखा है यहाँ पे, अगर प्लस साइन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस साइन है। प्लस साइन को हम जनरली नहीं लिखते हैं, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। साइन नहीं दिया फिर भी यहाँ पे प्लस का साइन है, और यह जीरो है, यह मूल बिंदु होता है। तो दाएं तरफ हो गया धनात्मक संख्या होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर, और इधर को बोलते हैं नेगेटिव नंबर। तो बाएं तरफ हो गया, यानी कि दाएं तरफ धनात्मक संख्या, दाएं तरफ हो गया धनात्मक संख्या, और बाएं तरफ हो गया वो ऋणात्मक संख्या हो गया। ऋण माने कर्ज, यानी कि माइनस वाला, धनात्मक मतलब धन मतलब प्लस वाला। तो आपको ध्यान रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। जीरो से दाएं तरफ, यानी कि दाएं तरफ हो गया धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव वाला, और बाएं तरफ नेगेटिव वाला। और जीरो का तो कोई साइन ही नहीं होता है, शून्य इसको पढ़ा जाता है, शून्य, यानी कि जीरो का कोई साइन नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कि संख्या रेखा पर जितने भी संख्या होता है उसको अलग अलग प्रकार के संख्या होते हैं, जिसको हम कुछ संख्या हैं जिसको हमको याद रखना आवश्यक हो जाता है पहचानने के लिए। जैसे देखिए पहले प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं। देखिए संख्याओं के प्रकार, यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर्स। देखिए प्राकृतिक संख्या, पहला आता है प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोला जाता है। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन बहुत ही सरल है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जिस किसी को भी हम गिन सकते हैं, जिस नंबर से हम किसी को गिन सकते हैं, जैसे 10 20 50 100, ये सब जैसे हम गिनती करते हैं ना, कोई इतना आदमी है, यहाँ पे इतने गाय भैंस है, या कुछ भी गिनते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को गिनना, इतना पेड़ इतना फूल, जो भी आप गिनते हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या होता है। कभी ना बोलते हैं कि -10 को पेड़ है, -20 को गाय है, ऐसा नहीं बोलते हैं। इसलिए जो गिनती हमेशा प्लस वाला साइंस होता है, इसलिए इसको जो भी गिनती में आता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 50 100 इन्फिनिटी तक यह जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसलिए देखिए इससे पहले आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में समझना है प्राकृतिक संख्या को, उससे पहले हम पूर्णांक पढ़ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक, सारा खेल पूर्णांक का ही है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स बोला जाता है, इसको आई से डिनोट किया जाता है, आपको जरूरी काम नहीं फिर बता दिए हैं। देखिए धनात्मक पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बताए थे ऊपर, पॉजिटिव नंबर इंटीजर बोला जाता है,
ऋणात्मक पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, और शून्य पूर्णांक तो शून्य पूर्णांक जीरो इंटीजर हो गया। देखिए पॉजिटिव ये जो होता है, देखिए पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक को प्लस साइन से लिखा जाता है, प्लस साइन वाला होता है तो उसको धनात्मक बोलते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब हो गया नेगेटिव नंबर इंटीजर, यानी कि नेगेटिव साइन वाला जो होगा ना, नेगेटिव साइन वाला यानी कि माइनस साइन वाला ऋणात्मक में आता है। और जीरो तो सब जानते हैं कि जीरो सिर्फ एक ही सिंगल बच गया, यानी कि जीरो मतलब कि जीरो पूर्णांक हो गया। या इसको एक तरह से ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसके हर में सिर्फ एक हो, जो भी भिन्न लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपको पता होगा इतना तो पता ही होगा, कोई भिन्न हो गया तो ये पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि इसका भिन्न में 5 है, हर में 5 है। जब भी भिन्न में हर में अगर भिन्न का हर में एक हो गया तो मुझे वो पूर्णांक है। देखिए जिसके हर में सिर्फ एक हो, यानी कि जिसका हर में सिर्फ, यहाँ पे सबके हर में एक है, यहाँ पे हर में सिर्फ एक हो, ऐसा नहीं आप लोग समझ लीजिएगा कि देखिए √3 हो गया तो इसका हर में भी एक है, ऐसा नहीं। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये और √3 एक अपरिमेय संख्या के साथ साथ यह अशांत आवर्ती भी होती है, यानी कि इसको ख़त्म नहीं होता है, इसका वैल्यू लिखिएगा तो ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए इसको √3 को मत गिनिएगा, ये पूर्णांक नहीं होता है, यह पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक का मतलब होता है उसका बटा में एक, इसको अगर ये इसका वैल्यू निकल ही नहीं सकता, इसलिए इसको पूर्णांक में नहीं लेते हैं। ध्यान रखिए जिसका हर में सिर्फ एक हो उसको पूर्णांक कहते हैं। जैसे -2 हो गया, 0 हो गया, देखिए -2 वाला नेगेटिव वाला हो गया, यानी कि नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। 0 वाला शून्य पूर्णांक हो गया, +3 है, +4 है, +7 हो गया, ये सब धनात्मक पूर्णांक हो गया। यहाँ पे देखिए -8 है, यानी कि -8 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको समझने के लिए बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन भी ले लिए हैं। वो इतना विस्तार से बता रहे हैं ना कि आपको एक ही बार में दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। ये जितना धीरे धीरे और आसानी से बता रहे हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से पूर्णांक को पहचाने, यानी कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, बी है, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पूर्णांक को पहचानना है। तो आपको बताया है कि पूर्णांक पहचानने के लिए देखिए पूर्णांक यहाँ पे कौन हो जाएगा, -23 हो जाएगा, क्योंकि इसके बटा में सिर्फ एक है, यहाँ पे बटा में सिर्फ एक है। और ये -23 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। यहाँ पे जीरो ही पूर्णांक ही होता है, यानी कि 0 हो गया, क्या शून्य पूर्णांक हो गया। यहाँ पे देखिए सी में है 3/5, 3/5 तो पूर्णांक नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर में, यहाँ पे हर से डिनोमिनेटर है, वहाँ पे 5 है, 1 होना चाहिए, इसलिए यह एक पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं हो गया। और डी में देखिए -4/5 है, ये तो नेगेटिव नंबर है, यानी कि ऋणात्मक संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, यानी कि यह नहीं होगा, ये आपको पूर्णांक नहीं होगा। अगला देखिए 5 है, ये होगा क्योंकि इसके बटा में सिर्फ एक है, ये 5 हो गया। यहाँ पे देखिए एफ में -3 है, यहाँ पे -3 भी होगा क्योंकि इसके बटा में सिर्फ एक है। ध्यान रखिएगा, जिसके हर में सिर्फ एक हो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक का डिफिनीशन देखिए, अब देखिए प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन बढ़िया तरीका से, वो एक एनालिटिकल डिफिनीशन है। अब देखिए अब क्या देखिए कर रहा है, प्राकृतिक संख्या, ऊपर बताया आपको एक डिफिनीशन कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और एक से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक जाता है। तो देखिए इसका एक और डिफिनीशन देख लीजिए, इसमें कह रहा है देखिए वैसी सभी धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि वैसी सभी धनात्मक पूर्णांक जो संख्या रेखा के दाईं ओर 1 से चलकर अनंत तक जाती है। यानी कि ये अगर नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे माइनस वाला होता है, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 हो गया, यानी कि संख्या रेखा के दाईं तरफ, यानी कि संख्या रेखा ये है, बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, इसके दाईं तरफ 1 से चलकर, यानी कि 1 है यहाँ से चलकर अनंत तक जाती है। ये अनंत तक जा रही है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, संख्या नहीं, यहाँ पे पूर्णांक भी होना चाहिए, वह पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि वैसे सारे धनात्मक पूर्णांक जो संख्या रेखा के दाईं ओर 1 से चलकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये आपका पूरा डिफिनेशन बढ़िया से हो गया है, आपको इसमें कुछ नहीं छूटा। वो भी डिफिनेशन दोनों बराबर ही है, लेकिन इसमें तो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे में 1 2 3 4 5 6 9 10 42 54 199 इन्फिनिटी आपका हो गया।
इसे यहाँ पे पहले देखिए मिटा देते हैं इसको, जो लिखे हैं उसको। देखिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। देखिए प्रकृत संख्या होती है ना, एक से स्टार्ट होती है, आपको बताया था ऊपर कि प्रकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। अब देखिए प्रकृत संख्या अगर एक परिवार है, प्रकृत संख्या एक, देखिए यहाँ पे एक नंबर एक बैग टाइप का होता है, और उसमें प्रकृत संख्या परिवार में पहला सदस्य एक होता है। आपको यहाँ पे डिटेल से बताते हैं। देखिए जैसे कि यह एक मान लीजिए घड़ा हो गया, ये आपका घड़ा हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि यहाँ डेडेस यहाँ पे बहुत सारा नंबर है। यहाँ देखिए इसका परिवार में ये मान लीजिए अगर ये प्रकृत संख्या है, ये टोटल अगर प्रकृत संख्या है, अगर ये टोटल प्रकृत संख्या का समूह है, अगर प्रकृत संख्या का अगर बैग है मान लीजिए एक तरह से, अगर टोटल प्रकृत संख्या है तो उसमें देखिए पहला सदस्य क्या होता है, 1 होता है। आपको ध्यान रखिएगा, टोटल प्रकृत संख्या का समूह होता है, ये सारा प्रकृत संख्या एक समूह हुआ, ध्यान रखिएगा। इस तरह से समझिएगा अगर आप, तो कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए आपको इतना आसानी से बता रहे हैं ताकि कोई बच्चा भी समझ सके। और नेक्स्ट है, देखिए आपको समझ में आएगा कि प्रकृत संख्या के परिवार में पहला सदस्य क्या होता है, 1 होता है। 1 यानी कि प्रकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, तो क्या बोलेंगे आप, 1 बोलेंगे, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये नोट है, आपको ध्यान रखिएगा कि प्रकृत संख्या का समूह लेते हैं, अगर प्रकृत संख्या के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस वाला साइन तो हम नहीं लेते हैं ना, ध्यान रखिएगा। ये माइनस वाला ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाला को नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और संख्या रेखा के बाउंड्री लाइन जो होता है, मूल बिंदु, उसके दाईं तरफ तक जाते हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव वाला आ ही नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को नहीं लिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको लिख दिए समझने के लिए, ताकि ज़्यादा क्लियर हो आपको और आसानी से समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। कि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से प्रकृत संख्या को पहचानना है। इसमें से कौन कौन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ABCDEF तक दिया हुआ है, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पहचानना है कि इसमें से कौन प्रकृत संख्या है। देखिए पहला क्या है, 42 है। तो आपको 42 क्या बताया है, जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है दाईं तरफ। तो 42 तो देखिए पूर्णांक भी है और प्लस वाला है, यानी कि यह प्रकृत संख्या होगा। -77 देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पे ये प्रकृत संख्या में नेगेटिव वाला को नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया है, क्वेश्चन आ गया, यानी कि प्रकृत संख्या में नेगेटिव वाला को नहीं लिया जाता है। इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ से 3/5 है। नेक्स्ट है आपका 3/5 है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृत संख्या क्या बताए थे आपको, कि जिसे गिन सकते हैं। कोई हम कहते हैं कि 3/5 है, 3/5 कुछ है, जैसे कि 3/5 पेड़ है, 3/5 केला हो गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। यानी कि जिससे हम किसी को गिनती कर सकते हैं, यानी कि ध्यान सीधा देखिए, समझिए ना कि पूर्णांक होना चाहिए जिसका बटा में सिर्फ 1 होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला तो पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, लेकिन इसके बटा में 5 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, इसलिए आपका प्रकृत संख्या नहीं हुआ। यहाँ पे गिन नहीं सकते हैं, यहाँ पे बटा में सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पे भले सॉरी, यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए, तो फ्रैक्शन है ना, इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट है D बराबर 9 है। यहाँ पे देखिए 9 होगा, क्योंकि 9 के बटा में 1 है, ये पूर्णांक भी है और पॉजिटिव वाला भी है, यानी कि प्रकृत संख्या होने के लिए या तो दोनों होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर भी होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बस तो समझिए कि आपको धनात्मक पूर्णांक को प्रकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए -4/5 है, तो पता है कि नेगेटिव वाला हो तो नहीं होगा, प्रकृत संख्या नहीं होगा। और ऐसा ये भिन्न है, फ्रैक्शन तो होता ही नहीं है। यहाँ पे 0 है, 0 आपको आगे बताएंगे कि यह एक पूर्ण संख्या होती है। इससे पहले आपको बता दें कि 0 आपको पता है ना कि 0 से स्टार्ट नहीं होता प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। यानी कि 1 से प्रारंभ होने वाली सभी धनात्मक पूर्णांक जो अनंत तक जाती है प्रकृत संख्या, उसको कह सकते हैं हम। यहाँ से आपको समझ में आगे हो गया होगा कि प्रकृत संख्या क्या होती है। अब नेक्स्ट है 2 नंबर में,
पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूर्ण संख्या है ना, इसको होल नंबर बोला जाता है अंग्रेजी में। देखिए प्राकृत संख्या जैसे पढ़े थे ना कि 1 से लेकर 9 तक जाती है, उसमें अगर आप 0 को ऐड कर लीजिएगा, यानी कि प्राकृत संख्या का एक समूह है। इसे आपको यहाँ पे बताए थे। ये अगर एक मान लीजिए एक बैग है, मान लीजिए कि एक बैग है, इस बैग में बहुत सारा नंबर है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारा नंबर है, इन्फिनिट नंबर है। अगर इसमें आप 0 को भी अगर ऐड कर लीजिएगा ना, यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को भी अगर ऐड कर लीजिएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि पूर्ण संख्या का यह समूह है। प्राकृत संख्या डायरेक्ट नहीं होता है, और वो एक समूह होता है। यानी कि जैसे बताया था कि एक समूह होता है, यानी कि एक बैग में होता है, एक बंडल में होता है। उसी प्रकार से देखिए प्राकृत संख्या का समूह, ये सब तो प्राकृत संख्या है, ये सब जो है ये सब एक प्राकृत संख्या का समूह है। उसमें अगर 0 को ऐड कर लिए तो ये प्राकृत संख्या क्या हो गया, ये सब मिलके पूर्ण संख्या हो गया। देखिए प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर लेने से, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन में लिख दिया है कि प्राकृत संख्या के समूह में 0 को सम्मिलित करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या का समूह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या ये सब तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या ये सब तो प्राकृत संख्या हो गया। और इसमें 0 को अगर शामिल कर लिए, इसमें यहाँ देखिए यहाँ पे 0 को ऐड कर लिए हैं, तो यह एक टोटल मिलकर क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्या के परिवार में पहला सदस्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, एक नोट में है, देखिए आपको कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्या, यानी कि जितना प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होगा, यानी कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। जितना भी नंबर 2, 4, 5, 10, 50 जितना है प्राकृत संख्या है ना, वो सब पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, यानी जितना भी पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे देखिए पूर्ण संख्या में तो 0 होता है, तो 0 तो प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। जैसे 0 यहाँ पर लिख भी दिए हैं, 0 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, जितना डिटेल में बताया है आपको। और ये सब याद रखिएगा, आप इसका PDF रहेगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ये सब याद कर लीजिएगा। यह आपको जानकारी होना चाहिए। अगर मैथ पढ़ते हैं आप तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और मुझबानी आपको समझ के जबान पर याद होना चाहिए। इसलिए इसको इतना शॉर्ट वे में लिख दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके PDF याद कर ही लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको मैथ का थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है परिमेय संख्या। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोला जाता है। देखिए वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या, परिमेय संख्या मतलब होता है, समझिए कि भिन्न को ही परिमेय संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे 2 पूर्णांकों के भिन्न, जैसे 3/5 है ना। देखिए ऊपर भी 2 पूर्णांक है, ये भी 1 पूर्णांक है, और ये भी 1 पूर्णांक है, यानी कि 2 पूर्णांक के भिन्न मतलब आपको पता ही होगा कि बटा में जो होता है, यानी कि यहाँ पे P और Q है, इसको बटा में कर दिए हैं, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और वहाँ पे देखिए Q=0, मतलब Q मतलब यहाँ पे Q क्या है, हर है, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नीचे जो है, यानी कि ये नीचे में अगर 0 हो गया तो ये नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका डिफिनेशन कर रहा है कि वैसी संख्या जिसे 2 पूर्णांकों के भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/5 हो गया, देखिए ऊपर भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, वह बटा में लिख दिए तो यह परिमेय संख्या हो गया। यानी कि समझिए ना कि जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो भिन्न के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। भिन्न और परिमेय संख्या दोनों बराबर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए -3/4 है, यानी कि -3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, इसलिए दोनों ही अगर बटा में लिख दिए, अगर भिन्न के रूप में लिख दिए तो वह एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर -3/2 हो गया, सेम टू सेम वैसे हो गया। 23 भी देखिए 23 है, इसको हम लिख सकते हैं 23/1। यहाँ पर देखिए 23 भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और ये भी 1 भी पूर्णांक है, इसलिए ये सब परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर देखिए इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको फंसाता है एग्जाम में। देखिए
√16 है। तो आपको आगे चल पता चलेगा कि इसको √16 इसको वर्गमूल पढ़ा जाता है, यानी कि 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। रूट का अंदर मतलब होता है वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बटा में देखिए 1 है। ध्यान रखिएगा √9 इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 3 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका भी 3 होता है। देखिए यहाँ पे रूट नहीं, यहाँ पे क्यूब रूट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रूट का मतलब कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो 27 का वैल्यू, सॉरी क्यूब रूट 27 है, इसका वैल्यू 3 होता है। यानी कि जिसको हम भिन्न लिख देंगे ना, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे 0/1 है, तो 0 देखिए 0 भी पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक है, यानी कि भिन्न के रूप में लिख दिए तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। सब आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुछ नोट है, देखिए सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक संख्या, अभी तक कितना पढ़े हैं? प्राकृत संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं और पूर्णांक पढ़े हैं। ये सब परिमेय संख्या होती है, ये सब परिमेय संख्या होती है, यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जितना भी प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया, ये सब परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका विपरीत सही नहीं है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखिए 3/5 परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। यह परिमेय तो है, ये तो परिमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसका रिवर्स सही नहीं है, कन्वर्स सही नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, तो ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। इसको देखिए, इसको अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर, यानी कि वैसी संख्या जिसे, इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांक के भिन्न p/q यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √10 हो गया, क्यूब √9 हो गया, √3/5। ये इसको देखिए √2 का वैल्यू होता है 1.414 जाता है, बहुत अनंत तक जाता है, अनंत तक नहीं, रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसको देखिए यहाँ पे देखिए कोई कहेगा इसका देखिए बटा में 1 है, लेकिन यह बटा में नहीं है। बटा में तो हर चीज़ के एक होता है, लेकिन यहाँ पे √2 एक अशांत आवर्ती है, यानी कि ऊपर वाला परिमेय नहीं है, ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर, यानी कि परिमेय संख्या होने के लिए, यानी कि कोई परिमेय संख्या का p/q है, अगर यह परिमेय संख्या होने के लिए ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, और यानी कि अंश भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, वरना अंक भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए। यह बात ध्यान रखिएगा, तभी होगा भिन्न होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा। अगर ऐसा नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए √3 है, तो √3/1 इसको लिखिएगा। अगर इसको अगर √3/1 लिखते हैं, इसको अगर √3/1 लिखते हैं, देखिए 1 तो इसका 1 तो हो गया परिमेय संख्या, इंटीजर हो गया, मतलब पूर्णांक हो गया, लेकिन √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या होने के लिए अंश और हर दोनों को एक साथ पूर्णांक होना आवश्यक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या होता है ना, उसका दशमलव प्रसार, अगर उसका निकालते जाएगा, वर्गमूल निकालिएगा अगर, यानी कि उसको दशमलव प्रसार जो लिखिएगा ना अगर दशमलव में, तो उसका अशांत होता है, यानी कि लिखते जाइए, खत्म नहीं होगा। जैसे देखिए √5 है, तो वैल्यू क्या होता है 2.2360 उसके बाद ये देखिए ये जाता जा रहा है, अनंत तक जाएगा, जितना आप करते जाएगा ना खत्म ही नहीं होगा कभी भी, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, जितना भी अपरिमेय संख्या है उस सबका दशमलव प्रसार अशांत होता है। इसका उल्टा भी सही है कि जितना भी नंबर है जिसका दशमलव प्रसार अशांत है वह सब अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको आगे चल के पढ़ना है क्लास 10th में, इसको डिटेल से पढ़ना है। आपको सिर्फ डिफिनेशन जानना है अभी फिलहाल में, ताकि यह होता क्या है, ताकि आपको मैथ समझ में आने लगे। इसलिए आपसे आग्रह है इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए वीडियो को, और आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको बार बार देखते रहिएगा। यह बहुत ही बेसिक है और एक बार में आपको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप, आसान है लेकिन इसके बिना आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है एक नोट्स है, देखिए जिस संख्या का पूरा वर्गमूल, आगे तक बताएंगे कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। अभी फिलहाल याद कर लीजिए
कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाला जा सकता है वह परिमेय संख्या होता है, वह एक परिमेय संख्या होता है। जैसे √3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसको जब निकलेगा तो 1.732 और करते करते बहुत मतलब डिप्रेशन आने लगेगा, इसलिए ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। देखिए √49 का तो निकलता है 7, लेकिन यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए और देखिए 3 है, यानी कि क्यूब रूट 49 का क्यूब रूट तो होता ही नहीं है, 18 का भी क्यूब रूट नहीं होता है, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या हो जाता है। अब नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन होता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, मान लीजिए कि आपके पास एक समूह है, ये समूह है, इसमें आप परिमेय को भी रख लिए, यानी कि रेशनल नंबर को भी रख लिए और इरेशनल नंबर को भी रख लिए, यानी कि रेशनल इरेशनल दोनों को रख लिए। अगर समूह बना लिए समझिए कि यह है वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, इसको वास्तविक संख्या का समूह कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे डिफिनेशन से क्लियर है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितना नंबर पढ़िएगा ना आप, 10th तक जितना नंबर पढ़िएगा, आप पढ़ना है उस सबको हम वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, रियल नंबर ही पढ़ा जाता है। आपको जो भी पढ़ना है आपको रियल नंबर ही पढ़ना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये डिफिनीशन है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभी तक में सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो यह है अभाज्य संख्या, सबसे इम्पोर्टेंट अभाज्य संख्या। इसका डिफिनीशन बहुत ही कठिन है, जल्दी समझ में स्टूडेंट को नहीं आते रहता है, लेकिन आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा बढ़िया समझ में आएगा। आपको इतना एग्जाम्पल दे देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। इसको दो नाम है, अभाज्य संख्या बोलिए या रूट संख्या बोलिए। इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। देखिए वो इसका डिफिनीशन होता है, इसका परिभाषा होता है कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। देखिए वो सभी प्रकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, यानी कोई संख्या जो एक और खुद के अलावा, जिसके 5 है, एक के अलावा एक से तो हर संख्या करता है, आपको बताए हैं कि एक से तो कोई भी संख्या भाग लग सकते हैं और खुद से भी लग सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि वही सभी प्रकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो, यानी कि भाग ना लगे, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 97 आदि है। जैसे देखिए 2 में है, 2 को सिर्फ 1 से काट सकते हैं और 2 से काट सकते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 को सिर्फ 1 से काट सकते हैं और 3 से काट सकते हैं। 5 है, इसको आप 1 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। यानी कि 2 के अलावा, यानी कि 2 नंबर, एक तो एक और एक खुद के अलावा, 2 के अलावा और किसी से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 हो गया, 13 हो गया, सबको सिर्फ एक या खुद संख्या 13 से कट सकता है। या उसको एक और डिफिनीशन है कि वैसी प्रकृत संख्याएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृत संख्या, वैसी प्रकृत संख्या है जिसके केवल और केवल सिर्फ 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड को ही अपवर्तक कहा जाता है, दोनों सेम एक ही नाम है। तो देखिए वैसी प्रकृत संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे देखिए 11 का भी कितना गुणनखंड है, एक है और एक 11 खुद है। और 17 का भी देख लीजिए, 1 से करता है और 17 के अलावा और किसी नहीं करता है, यानी कि सिर्फ 2 होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, सिर्फ 2 गुणनखंड है, इसका मतलब अभाज्य संख्या होगा। देखिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया कि क्या 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो आपको सबसे सिंपल बताएं, आपको डिफिनेशन सेकेंड वाला डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन कि पहले आप उसका गुणनखंड लिखिए या अपवर्तक जो भी बोलिए। 9 का गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वो होता है जो उसको काट दे, यानी कि जो उसको भाग लगा दे। जैसे 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 9 को कौन कौन काट सकता है? 1 तक काट सकता है खुद, 1 काट सकता है उसको, 3 काट सकता है उसको, 9 काट सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणन की संख्या कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे 3 को संख्या आ गया, यानी कि 3 को संख्या इसका काट सकता है। इसलिए यहाँ पे देखिए गुणनखंडों की संख्या 3 अर्थात 2 से अधिक है, इसलिए यह 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर सिर्फ 2 होना चाहिए, अभाज्य संख्या होने के लिए उसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होना चाहिए, एक तो एक और एक खुद। उसके अलावा अगर कोई भी होगा या उससे कम होगा तो उसे अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। यहाँ पर 9 का 3 को हो गया। जैसे मान लीजिए अगर 10 ले लेते हैं, 10 का अभाज्य संख्या, 10 का गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है।
2 होता है, 5 होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणनखंड क्या हो गया, यहाँ पे गुणनखंड तो यहाँ पे 4 को हो गया। देखिए 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10। यहाँ पे गुणनखंड संख्या 4 हो गया, यानी कि 2 से ज़्यादा हो गया, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या का या यौगिक संख्या, इसका 2 नाम है, या तो इसको भाज्य संख्या बोलिए या यौगिक संख्या बोलिए। इसको अंग्रेजी में कंपाउंड नंबर बोला जाता है। देखिए इसका डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है कि वैसी प्रकृत संख्या, ध्यान रखिएगा कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सब प्रकृत संख्या के अंदर में आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वैसी प्रकृत संख्या, यहाँ पर टर्म ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रकृत लिखा हुआ है। वैसी प्रकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा, यानी कि एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हो जाए, एक उसके अलावा किसी और से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब हो गया। देखिए 4 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी कि गुणनखंड संख्या यहाँ पर 3 को हो गया, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसका मतलब भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ लीजिए, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगा, और जो भाज्य है वह अभाज्य नहीं होगा। वैसे इसका एक और डिफिनेशन देख लीजिए, ये बुढ़े से ज़्यादा क्लियर होगा। वैसी प्रकृत संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि गुणनखंड अगर निकालते हैं, अगर 16 निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 1, 2, 4, 8, 16 ये सब इसका गुणनखंड है। यहाँ पे कितना है, आपको बोले थे अभाज्य होने के लिए 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, 2 है, 4, 8, यहाँ पे 4, 2, 2, 4, 5 गुणनखंड हो गया यहाँ पे। तो वैसी प्रकृत संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, यानी कि 2 से अधिक, यानी कि यहाँ पे 5 गुणनखंड हो गया, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। आपका डेफिनेशन है, आपका क्लियर हो गया। आपको पहचानने आना चाहिए, पहचानने भी आ गया होगा कि किसको भाज्य बोलेंगे, किसको अभाज्य बोलेंगे। इसका सिंपल फंडा है, देखिए भाज्य अभाज्य यानी कि अभाज्य होने के लिए सिर्फ 2 गुणनखंड, ओनली 2, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो भाज्य होगा। और भाज्य होने के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो आप गुणनखंड निकालना आना चाहिए, तो आप भाज्य अभाज्य आराम से पहचान लेंगे। गुणनखंड को बताए किए हैं, जो उसको काट दें उसको गुणनखंड बोला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सम संख्या। देखिए सम संख्या होता क्या है, इसको अंग्रेजी में इवन नंबर बोला जाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से कटना चाहिए, वो संख्या 2 से कटना चाहिए, सम संख्या कहते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देख लिए, या इसका एक और डिफिनेशन है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिए, दुनिया में कोई भी संख्या है, अगर उसका अंतिम यानी कि इकाई अंक जानवे करते हैं आप लोग, क्या होता है, अंतिम लास्ट डिजिट को बोला जाता है इकाई अंक। यहाँ पे जो भी लास्ट डिजिट है ये सब इकाई अंक हो गया। कोई नंबर ले लीजिए 2, 3, 5, 7, 6, 3, इसका इकाई अंक, इसको इकाई अंक बोला जाता है। अंतिम वाला डिजिट को इकाई अंक बोला जाता है दाएं तरफ से। तो वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 42 है, इसका इकाई अंक देखिए 2 है। यहाँ पर 376 है, इसका अंक 6 है। यहाँ पर 310 है, इसका इकाई अंक 0 है। यानी कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह सम संख्या होती है। और जो सम संख्या हो गया तो 2 से भी कटेगा, यानी कि 2 से कटने वाले को सम संख्या कहते हैं, या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या इसको ओड नंबर बोला जाता है। एक चीज़ का डिफिनेशन होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है, यानी जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 13, 15, 17 हो गया, 15, 32, 15, 9, इकाई अंक 9 हो गया, यानी कि जो 2 से नहीं कटेगा, यानी कि जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या होगा, और जो विषम संख्या है वह सम संख्या नहीं होगा। यानी कि इसका डिफिनेशन एक और डिफिनेशन हो गया, इसका वैसी संख्या जिसके इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, यानी कि जिसका इकाई अंक में ये नंबर जो होगा 4 नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 5 को है, अगर ये होगा इनमें से कोई एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब होना चाहिए, सिर्फ एक, कोई एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ एक है, तो यह एक विषम संख्या है। यहाँ पे 9 है इकाई अंक, तो ये एक विषम संख्या हो गया। 27 है, ये विषम संख्या हो गया। अगर ये है, अगर यही रहता 2 रहता, देखिए इकाई अंक 2 आ गया, यानी कि 1, 3, 5, 7 9 में से कोई नहीं, यानी कि यह विषम संख्या नहीं होगा, ये विषम संख्या नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी है सम संख्या तथा विषम संख्या का,
इसको यहाँ से समझिए। जो इसकी आपको ध्यान रखिएगा कि देखिए, आप जब भी कह रहा है पहला प्रॉपर्टी है कि दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है। जैसे आपको हम बताए हैं कि कोई भी सम संख्या लीजिए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है। सम संख्या ऐसे स्टार्ट होता है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो 2 4 6 8 है, इसका देखिए अंतर निकालिए लगातार। 2 क्रमागत मतलब 2 लगातार, क्रमागत मतलब होता है लगातार। 2 क्रमागत मतलब 2 लगातार। ये नहीं कि आप इससे निकालिए रहे, सिर्फ न क्रमागत लगातार वाला से। ये देखिए 8 - 6 होता है, वो कितना होता है? 2 होता है। इसका वैल्यू 2 होता है। 4 - 2 कीजिए, इसका वैल्यू 2 होता है। 6 - 4 कीजिए, इसका वैल्यू 2 होता है। यानी कि 2 क्रमागत अगर सम संख्या लेते हैं या उसका अंतर 2 होता है। अगर विषम में भी यह फॉर्मूला, यह प्रॉपर्टी लगता है कि जो अगर 2 क्रमागत विषम संख्या लेते हैं, अगर जैसे मान लीजिए 13 ले लिए, 13 ले लिए, 15 ले लिए, 17 ले लिए। यहाँ पर देखिए 15 - 13 करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसका 2 आ गया। यहाँ पे 17 - 15 करेंगे अगर तो 2 आ गया। यह आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब भी 2 क्रमागत विषम संख्या लेंगे या सम संख्या लेंगे तो उसका अंतर हमेशा 2 होता है। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि देखिए कि सम संख्या प्लस 1 बराबर विषम संख्या। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 और 18 ले लिए हैं तो इसका अंतर क्या है? 2 है। 38 और 40 है तो इसका अंतर देखिए 40 और 38 क्या 2। यहाँ भी अंतर 2 है। 49 और 51 है, इसका भी अंतर देखिए 49 - 2 = 51 होता है। 791 793, इसका भी अंतर देखिए 2 है। यानी कि ये देखिए ये सम संख्या था, ये विषम संख्या था। तो जब भी 2 भी विषम संख्या लेंगे या सम संख्या लेंगे तो उसका अंतर हमेशा 2 होता है। और नोट है कि देखिए सम संख्या कुछ प्रॉपर्टी होता है। देखिए सम संख्या में अगर एक जोड़िएगा, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 है, इसमें अगर एक जोड़ दिए तो क्या हो गया? 7 हो गया, जो कि एक विषम संख्या हो गया। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि सम संख्या जोड़ 1 बराबर विषम संख्या। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट है विषम संख्या में अगर एक जोड़िएगा, जैसे कोई विषम संख्या मान लीजिए 5 है, इसमें अगर एक जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? 6 हो गया, या तो एक सम संख्या हो गया। तो ये प्रॉपर्टी कह रहा है। अब देखिए आपको प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। आपको जब भी पूछेगा ना तो आप अपना से एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोई भी सम संख्या या विषम संख्या 10 20 50 1000 को भी ले लीजिएगा और इसमें एक जोड़ के देखिएगा, जो आएगा आप बोल दीजिएगा। इसलिए आपको याद नहीं रखना है, आपको समझने का चीज़ है। तो आप एग्जाम्पल लेकर समझ लीजिएगा। जब आपको समझ में आ गया दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा कह रहा है कि देखिए सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। ये आपको आगे समझ में आएगा। अभी बता देते हैं। जैसे वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार गुना करना। जैसे कि अगर 4 का वर्ग का पूछेगा, इसको 4 का स्क्वायर लिखते हैं, इसको 2 बार गुना करते हैं। 4 × 4 करेंगे यानी कि 16। ये 4 तो सम संख्या था, 4 जो था ये सम संख्या था, तो इसका वर्ग भी कितना आ गया? 16, यानी कि ये भी सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है। इस प्रकार कह रहा है अगर 3 है, विषम संख्या का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। विषम संख्या 3 हो गया, इसका 9 हो गया, ये भी एक विषम संख्या आ गया। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या है या विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। ये आपको प्रॉपर्टी है जो कि आप ध्यान में रखिएगा। यही सब आपको यहाँ पे पढ़ना था, बताए हैं और इतना बारीकी से बताए हैं कि आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बढ़िया से। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बिना आप गणित सीख ही नहीं सकते, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा। और इस सबका PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ताकि आपको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इसमें याद करने वाला ज़्यादा तो है नहीं, जितना सब बढ़िया तरीके से बताए हैं आपको तो याद हो गया होगा। और वहाँ से आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा डाउनलोड करके PDF। और उम्मीद है आपको यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।